এই মুহূর্তে সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব প্রেস মিট করছেন, নজর রাখবো সেদিকে। लोग पीछे से बात करते रहेंगे एक दूसरे से, किसको गुमराह कर रहे हैं बताओ। जब इन्हें हिसाब किताब देना चाहिए था दो सरकारों का, दिल्ली और लखनऊ का, हम ये मानते हैं। ये हिसाब किताब या जनता में इसलिए बात कही जा रही है अच्छी अच्छी, क्योंकि वोट चाहिए आपको। 24 का चुनाव आपके करीब है, इसलिए आप सपने दिखा रहे हो कि उत्तर प्रदेश में उत्सव मन रहे हैं। क्या उत्सव मन रहा है उत्तर प्रदेश में? जिन मंत्रियों पे आरोप एक साल, क्योंकि आप मैनेजमेंट में माहिर हैं, कई ऐसे मंत्री जिन पर सजा की है, और फिर सदन में जो लोग झूठ बोलते हो। आप ही जो उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, कम से कम ये बताइए कि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बात कही गई कि नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश को कहां खड़ा किया है, किस जगह आप खड़े हैं। आपने सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए रात भर जगाया, लोगों को, अधिकारियों को जगाया, विधानसभा चलाई। आप सस्टेनेबल गोल्स पे कहां पहुंचे हैं? आप हेल्थ सेक्टर में कहां पहुंचे हैं? आप और शिक्षा के क्षेत्र में कहां पहुंचे हैं? और सोचिए, हमारा आपका शिक्षा क्षेत्र जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आने वाली जनरेशन फेस करेगी, सबसे क्रिटिकल मोड पर खड़े हैं हम लोग। सबसे नाजुक स्थिति में पहुंच गया है हमारा शिक्षा का विभाग। आप प्राइमरी एजुकेशन देखो कहां पहुंच गई है। 8,000 ऐसे स्कूल हैं जिसमें एक टीचर है। 8,000। हायर सेकेंडरी का पता ही नहीं क्या हो रहा है। हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन का क्या हाल कर दिया। कहां की नई परंपरा आई है कि आप हिम्मत नहीं जुटा सकते सस्पेंड करने की, कार्रवाई करने की। जिस संस्था के पास पावर नहीं है वो कार्रवाई कर रही संस्था, उस स्थान से कार्रवाई हो रही है। और एक वाइस चांसलर को बचाने के लिए क्या नहीं हो रहा। सोचिए शिक्षा का स्तर ये। और ये तस्वीरें मीठी मीठी आती हैं, ये तस्वीरें समझौते की तस्वीरें हैं कि आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं, वो हमसे मिलने आ रहे हैं। और फिर 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज जरूर होगा। अरे किसने मना किया? गोरखपुर का जो मेडिकल कॉलेज के अंदर बच्चों के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा था, वो 14 स्टोरी बिल्डिंग थी, इन्होंने काट के 10 स्टोरी कर दी। जो मुख्यमंत्री अपने ही क्षेत्र का विकास रोकते हो। 14 स्टोरी बिल्डिंग बननी थी, सुपर स्पेशलिटी बच्चों के अस्पताल की। चलना न चलना वो दूर, 14 फ्लोर की थी, 10 फ्लोर की पहुंचा दी। सैफई का अगर ऊंचा अस्पताल बन रहा था, नीचे कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नई तरह की चीज हो रही है कि बिल्डिंग अगर बड़ी है इसको काट दो, छोटी कर दो, और तभी तो बजट नहीं खर्च हो रहा। आपका स्वास्थ्य विभाग का क्या बजट खर्च किया आपने? आप स्वास्थ्य विभाग का बजट नहीं खर्च कर पा रहे। और जो मेडिकल कॉलेज हैं, क्या उनमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की पूरी है संख्या? जो स्टाफ आपको जरूरी है वो है क्या? मुझे याद है, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस का जो वित्त मंत्री थे उनके मेडिकल कॉलेज की मैंने स्थिति बताई कि जो मेडिकल कॉलेज आपका शाहजहांपुर में है, जिसका सबसे पहले शिलान्यास समाजवादी सरकार में और उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो नड्डा जी थे, हम लोगों ने उसका शिलान्यास किया था। पहला मेडिकल कॉलेज जो सेंट्रल स्टेट के दोनों के साथ मिलकर बनना था। आज आप उसकी स्थिति देख लीजिए, आप देख लीजिए। इमरजेंसी में ले जाइए यहां पर किसी मरीज को, अगर न रेफर कर दिया जाए मरीज तो बताइए, ऑपरेशंस नहीं है, दवाई नहीं है, मशीन्स ऑब्सोलीट हो गई। आपने बताओ 5 साल में जो हमारी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, पीजीआई है, लोहिया इंस्टीट्यूट है, केजीएमयू है, आपने बताइए कितनी मशीनें खरीदी होंगी। आप गरीब को इलाज देना ही नहीं चाहते हैं, और क्या सपना दिखा रहे हैं कि सब में मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। एक चीज जरूर कहते हैं ये मुख्यमंत्री कि हमने रिकॉर्ड पेमेंट किया है, रिकॉर्ड पेमेंट गन्ने का हुआ है। लेकिन यह सरकार नहीं बताती कि अभी भी किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है। और हम में से आप में बहुत सारे लोग बैठेंगे, अगर डेटा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने चीनी मिल अभी भी बकाया नहीं दे रही हैं। क्या बात बताई इन्होंने कि आय प्रति व्यक्ति आय डबल हो गई है। प्रति व्यक्ति आय डबल हो गई है। पता नहीं कौन सा इकोनॉमिस्ट बैठा हुआ है, कौन अर्थशास्त्री है, कौन विभाग के अधिकारी हैं जो ये बता रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई।
कहां से नाप रहे हैं आप? और इसी तरह आपने ये कहा कि जो हमारी ग्रोथ रेट है बजट की स्पीच में 16%, 16.9% है। वो दिखाइए जरा स्क्रीन पे हो तो। वित्त हमारे मंत्री जी ने कहा कि 16 पॉइंट इतनी हमारी ग्रोथ रेट है। जो ये सरकार झूठ बोलती है, जो ये सरकार गुमराह जनता को करना चाहती है जिन चीजों को, उसके लिए इन्होंने कंसल्टेंट रखा है कि ये झूठ कैसे सच में बदला जाए। एक अपना झूठ छिपाने के लिए 200 करोड़ कंपनी को खर्च करने पैसे, जो झूठ बोल दिया उसको जस्टिफाई कैसे किया जाए, उसके लिए डेलॉयट 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए। आज उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर चमक आ जाती है। ये पता नहीं कौन सी चमक है, हमने तो तस्वीरों में देखा है कि कितनी चमक डाउन हो गई है। इन्होंने प्राथमिकता में गांव, गरीब और किसान, नौजवान हैं। नौजवान को तो नौकरी नहीं दे रहे ये लोग। हर बार ये पूछा सरकार से कि आप रोजगारी दर मत बताइए, रोजगार दर बताइए। आप कहते हो 4.2 है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसका मतलब यह है कि सबको आपने नौकरी रोजगार दे दिया। और सच्चाई यह है कि पढ़ लिखने के बाद बड़ी संख्या में नौजवान घर बैठा हुआ है, उस पर नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। वो तलाश में भी निराश हो गया, अब तलाशना भी नहीं चाहता है। उसके साथ इतना धोखा, इतना छल किया सरकार ने जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। हर बार धोखा। और फिर आरक्षण की तो बात ही मत करिए, क्योंकि जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, इतना बड़ा पैमाने पे आरक्षण से खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की होगी जितना ये कर रही है। आप किसी यूनिवर्सिटी के अपॉइंटमेंट्स उठा करके देख लीजिए। जिस वाइस चांसलर की जांच हो रही है, सीबीआई हो, कोर्ट हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, आमने सामने आ गया हो डबल इंजन, सोचिए आप। इसलिए उत्तर प्रदेश नंबर 1 तो नहीं है, किस नंबर पर है? और अगर हम देखें भी नंबर, अगर सही नंबर देखें, अगर हम नीति आयोग को ही माने, तो हम 22वें स्थान पे हैं देश में, 22वें स्थान पे। और जो लोग ये सपना दिखाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बिना जाति जनगणना के सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना की ओर अपना काम करती रही। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं। अभी आपने बताया कि सरकार झूठ बोलती लगातार, एम्प्लॉयमेंट का कोई व्यवस्था नहीं है। तो झूठ को आप लड़ेंगे कैसे? कि तो उनके पास अखबार, उनके पास पैसा है, आपके पास पता नहीं क्या अखबार, आपको अखबार निकालते भी नहीं है। और इससे आप लड़ेंगे कैसे? नंबर 1, मैं एक साथ जो अपलेट विकसित हो गई है, जिस पर मुख्य समस्या है कि एक जो मैंने आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसका वो है। और अब जो एक परसेप्शन की लड़ाई हो रही है कि आप अगर कोई बात कह देंगे तो हम आपको कोर्ट से सजा दिला देंगे तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, तो आपको क्या फायदा होगा? अभी नंदा जी कहे तब 39 सीटें जीत लेंगे, वो 39 कोई सदस्यता रद्द कर देंगे। ये कौन सा मुद्दा आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट है? और क्या आप डेमोक्रेसी से इसको बचाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं या इन मुद्दों पर ज्यादा? मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। और बीजेपी दल नहीं है, न जाने कैसा संगठन है। उस संगठन से लड़ने के लिए सबसे मुश्किल बात जो है, एक बार मैंने दिल्ली में एक बड़े चैनल के सामने कहा कि सवाल ये नहीं है कि कम्युनल कौन है,
हमारे देश का अगर पढ़ा लिखा और जागरूक लोग अगर वो क्रिमिनल हो जाएं, वो झूठ को झूठ मानने लगे, झूठ को सच मानने लगे, इससे बड़ा खतरा समाज को और लोकतंत्र को कोई नहीं हो सकता। हम उस स्थिति पे पहुंच गए हैं। सरकार कुछ भी करे, लेकिन जो परसेप्शन, जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात आए, या क्रेडिबिलिटी जिसकी भी खतरे में आएगी। मुझे याद है, जैसे ही मैं सुबह निकला और मुझसे प्रेस के लोग सवाल पूछने लगे, उन्होंने कहा कि इस सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। मैंने कहा 1 साल नहीं, 6 साल पूरे हुए हैं। और देखिए क्या हुआ, मैं जहां गया मैंने 1 साल का जवाब नहीं दिया, मैंने 6 साल की बात की। तो सरकार को छठी मनानी पड़ी, नहीं मनानी, सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि हां, ये 6 साल पूरे सरकार के हो गए हैं। वरना हमारे पत्रकार साथी तो 1 साल का सवाल जवाब पूछ रहे थे। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमें याद दिलाने के लिए कि लड़ाई किस दिशा में लड़नी है। हम लोग गांव जाएंगे, 5 जून तक हमने तय किया है, क्योंकि वो पर्यावरण दिवस है। उस दिन तक हमने तय किया कि समाजवादी पार्टी का हर बूथ पर हमारा संगठन